सब्सक्राइब करें क्रैक जीएस टॉपिक को फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रैक जीएस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले चट्टानों से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन वन लाइनर होगा, आपको इसको कॉपी में नोट करते जाना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए चट्टान का वर्गीकरण देखते हैं, यानी कि चट्टान कितने प्रकार का होता है। चट्टान दोस्तों तीन प्रकार का होता है। एक होता है आग्नेय चट्टान, जिसे आप आग्नेयस रॉक्स बोलते हैं। दूसरा आता है आपका अवसादी चट्टान, जिसे आप सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तीसरा आता है आपका रूपांतरित चट्टान, जिसे आप मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के चट्टान आपके होते हैं। ये मैंने बता दिया कितने तरह के चट्टान थे। अब देखिए इससे जो आपका ऑनलाइन क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी होती है। तो कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान। ये सब दोस्तों आपको कॉपी में नोट करते जाना है। देखिए वीडियो देखने से अच्छा आपको लिखने से ज़्यादा याद होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं कहता हूँ। अगर आप वीडियो देखते हुए लिखते हैं तो आपको ज़्यादा याद होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है। किससे होता है काली मिट्टी का निर्माण? दोस्तों आप जिसे रेगुर मिट्टी बोलते हैं, उसका किन चट्टानों से उसका होता है? आग्नेय चट्टान का अगर क्षरण होता है तो हमें काली मिट्टी प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टान विस्तृत हैं या पाए जाते हैं, ठीक है। तो लगभग 75% जो है संपूर्ण 75% भाग पर अवसादी चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आग्नेय चट्टान के रूपांतरित से निर्मित। अब देखिए यहाँ आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये देखिएगा आप। अब क्या गया? आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित सेल, मतलब आग्नेय चट्टानों का जो रूपांतरण होता है उससे कौन कौन से सेलें बनते हैं, इसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए ग्रेनाइट का अगर रूपांतरण करेंगे तो नीस बनता है, ठीक है। इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर ग्रेनाइट देके आप इसको लिख लो, ऊपर में हेडिंग डाल के आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण, फिर उसके बाद ग्रेनाइट देके आप एरो का निशान देके ये लिख लो ग्रेनाइट नीस, बेसाल्ट एम्फीपोलाइट, बेसाल्ट सिस्ट। तो ये आपका आग्नेय चट्टान का रूपांतरण से हो गया निर्मित सेल। जो आग्नेय चट्टान का जब रूपांतरण होता है तो कौन सा सेल बनता है? निर्मित सेल। तो ये तीन हो गया, ये ग्रेनाइट से नीस हो गया, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट और बेसाल्ट से सिस्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हम अवसादी चट्टानों के रूपांतरण। अब हम देखते हैं अवसादी चट्टानों के रूपांतरण। देखिए अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित सेल, सबसे पहले सेल क्या है? अवसादी चट्टान है। अब इसका जब रूपांतरण होगा तो किसमें बनेगा? स्लेट में, ठीक है। उसी प्रकार चूना पत्थर भी आपका, चूना पत्थर वो डोलोमाइट, जिसको आप लाइम स्टोन भी बोलते हैं इंग्लिश में। चूना पत्थर का ये भी क्या है? अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर आपका क्या है? अवसादी चट्टान है, ठीक है। तो ये सब आप सबसे पहले ये नोट कर लो, अवसादी चट्टान दे के ऊपर में हेडिंग डाल के अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान में ये सब आप पूरा लिख लो, ये सब पूरा लिख लो। ये सब अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ये जो मैंने दिया है ये सब आपका रूपांतरित हुआ है, जो अवसादी चट्टान का रूपांतरण हुआ उससे ये बना है, ठीक है। तो सेल का क्या होगा? स्लेट, चूना पत्थर का संगमरमर, ठीक। जब चूना पत्थर का रूपांतरण करेंगे तो संगमरमर बनेगा, ठीक है। बालू का पत्थर इसके सैंडस्टोन कहते हैं, इसको क्वार्टजाइट होता है। कांग्लोमरेट इसका क्वार्टजाइट होगा, इसका भी। बिटुमिनस कोयला जब रूपांतरण होगा तो ग्रेफाइट व हीरा से निर्मित सेल होता है, ठीक है। अब देखिए रूपांतरित चट्टान, जिसको हम कायांतरित चट्टान बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। ये देखिए आप, यह है रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से निर्मित सेल। मतलब रूपांतरित चट्टान जो है उसका अगर फिर रूपांतरण करते हैं तो कौन सा सेल बनता है? निर्मित सेल। स्लेट क्या है? स्लेट एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसमें दोस्तों आप पहले रूपांतरित चट्टान लिख लो कॉपी में, और उसके नीचे लिख लो ये तीनों एग्जाम्पल लिख लो। मतलब ये तीनों जो रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है, ठीक है। ये तीनों किसके उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है, ठीक है। चलिए तो रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से निर्मित सेल है। स्लेट का रूपांतरित करेंगे तो क्या होगा? फाइलाइट बनेगा। क्या बनेगा? फाइलाइट का अगर रूपांतरण करेंगे तो सिस्ट बनेगा। अगर गैब्रो का हम रूपांतरण करते हैं तो सरपेंटाइन निर्मित सेल होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका मैंने आपको तीनों बता दिया। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको रूपांतरित चट्टान का रूपांतरित और अवसादी चट्टान के रूपांतरण से निर्मित सेल है, और आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से निर्मित सेल है। ये तीनों मतलब जो जब इसका रूपांतरण करते हैं तो कौन कौन सा सेल बनते हैं, ये तीनों आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए वन लाइनर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वन लाइनर क्वेश्चन आपका है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? रूपांतरित चट्टान, भाई रूपांतरित चट्टान क्या हुआ?
जो चट्टान है उसका रूपांतरण करते हैं तभी तो रूपांतरित चट्टान होता है। यानी कि अवसादित आग्नेय का भी जब करेंगे तो रूपांतरित चट्टान होगा, अवसादित से भी करेंगे तो रूपांतरित चट्टान होगा, यानी कि दोनों चट्टानों से होता है। अगर आप क्वेश्चन पूछ दे रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन से होती है, तो दोनों चट्टानों से होती है, अवसादी और आग्नेय दोनों से। ठीक है, आगे देखिए, आगे है संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है। सिंपल सी बात है भाई, चूना पत्थर का जब रूपांतरण करते हैं तो रूपांतरित चट्टान होता है, तो संगमरमर किसका उदाहरण है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसको आप कॉपी में लिखते जाइए, वीडियो पॉज करके आप लिखते जाइए। अगला देखिए, अगला आपका है चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान। जो चट्टान दोस्तों हमारा निर्माण होता है उसमें 8 तत्वों का प्रमुख योगदान है। इसको कह सकते हैं आप 8 तत्वों से मिलकर बना होता है चट्टान, इसे कह सकते हैं आप। ये हैं, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना योगदान है, 46.8% चट्टान के बनने में ऑक्सीजन का योगदान है। उसके बाद सिलिकॉन दोस्तों, सिलिकॉन 27.72%, 72%। उसके बाद एल्यूमिनियम है 8.13%। ये सब आपको याद नहीं रखना, बस आप ये याद रखना कि चट्टान के निर्माण में कितने तत्व का योगदान है, तो कितने तत्व का योगदान, 8 तत्व का। और इम्पोर्टेंट बात, अगर पूछ दे चट्टानों का निर्माण सबसे ज़्यादा किस तत्व का, किस एलिमेंट का, किस परमाणु का योगदान है, तो बोलिएगा ऑक्सीजन। देखिए यहाँ ऑक्सीजन जो दोस्तों आपका है, ये देखिए आप, ऑक्सीजन जो दोस्तों आपका है, ऑक्सीजन आपका 46.8% का योगदान है ऑक्सीजन का चट्टान के निर्माण में। तो ये पॉइंट आप याद रख लिए, चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्व है और ऑक्सीजन 46.8 सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इतना तक समझ गए आप। चलिए और देखते हैं कुछ चट्टान के कुछ और क्वेश्चन है, चट्टान के कुछ और क्वेश्चन है दोस्तों, चट्टान के कुछ और क्वेश्चन है। चलिए चट्टान कुछ और क्वेश्चन देखिए आप, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको कॉपी में लिखते जाइए। सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती है, मतलब हार्ड रॉक्स कौन सा होता है, रूपांतरित चट्टान। जो दोस्तों आग्नेय और अवसादित चट्टान के रूपांतरण से रूपांतरित चट्टानें जो होती है वो काफ़ी हार्ड रॉक्स होता है। ठीक है, चलिए पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। सिंपल सी बात है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं, प्लूटोनिक चट्टान। इन सब कॉपी में आप लिखते जाइए, आपको याद ऐसे होता जाएगा। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है, किस देश में, अर्जेंटीना एवं चिली। मैंने आपका ज्वालामुखी से सारा क्वेश्चन करवा दिया है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आदि गैस निकलते हैं। मतलब जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसमें जलवाष्प गैस निकलते, कौन कौन, एक CO2 आ गया, एक सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, जब ज्वालामुखी की क्रिया होती है। चलिए अगर देखिए, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार के। ये आपका एक्टिव वोल्केनो की बात करें, एक्टिव वोल्केनो के बेस पर जो ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। कौन कौन देख लीजिए आप। एक आता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। अभी मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। तो सुषुप्त ज्वालामुखी का ये एग्जाम्पल है। वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी हो सकते हैं, हुए नहीं है लेकिन हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है, तो वैसे हम ज्वालामुखी क्या कहेंगे, सुषुप्त ज्वालामुखी कहेंगे, डोरमेंट वोल्केनो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं ये आप देख लीजिए, ऐसे ही आप हेडिंग कॉपी में डाल लीजिए, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकल उसको हम 3 वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो गैस तथा जलवाष्प, ठीक, गैस तथा जलवाष्प में, और दूसरा देखिए विखंडित पदार्थ, और तीसरा आपका लावा। ठीक है, अब इन सब में देखते हैं कौन कौन सा होता है। इसमें देखिए, ज्वालामुखी उद्भेदन के समय जब ज्वालामुखी होता है, सर्वप्रथम गैस एवं जलवाष्प बाहर आते। जब ज्वालामुखी होता है तो गैस और जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 से 90% होती है। अन्य गैसों में CO2, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख। ये बताया मैंने,
जो ज्वालामुखी क्रिया होती है तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती है, ठीक है। और दूसरा देखिए, ये तो गैस था, चलो आप देखिए विखंडित पदार्थ। विखंडित पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कौन कौन विखंड हो जाएगा, कौन कौन टूट जाएगा। इसमें धूल एवं राख से बनी चट्टान टुकड़े, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टाने टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। ये सब आपको याद नहीं रखना, इसे मैंने दे दिया ऐसे, अगर रखना तो आप अच्छी बात है, रख लो, याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखिए। अब तीसरा क्या है, लावा। ज्वालामुखी क्रिया होती है, 3 चीज़ निकलती है, मैंने बताया आपको। एक तो होता है आपका गैस तथा जलवाष्प, दूसरा होता है विखंडित पदार्थ, और तीसरा होता है लावा। अब देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। मैंने बताया अभी, जो निचली होता है, जो भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ होता है लिक्विड वाला, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा होता है। ये क्वेश्चन करा दिया है। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा कहता है, मतलब जब धरती पर आता है मैग्मा, उससे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, ठीक है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान बनाता है। जब वो लावा धरातल पर आता है और वो ठंडा हो जाता है तो वही जो ठंडा होता है उसी को हम कहेंगे आग्नेय चट्टान, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हमारा चट्टान से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये सब वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं हम अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।